शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एशिया कप जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रॉफी न लेने का फैसला भारतीय टीम का था। लोगों का दिल जीतना असली ट्रॉफी है, कहा सूर्य कुमार ने। देश के लिए जीत ही सबसे बड़ी ट्रॉफी है। देश के लीडर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। कल एशिया कप जीतने के बाद भारत ने ट्रॉफी नहीं ली थी मोहसिन नकवी से, जिसके बाद अब ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए जीत ही सबसे बड़ी ट्रॉफी है। आप जब एक टूर्नामेंट अनबीटन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत मजा आया। कल रात में आके हम बैठे, थोड़ा टाइम बात की, अच्छा टाइम निकाला और बहुत मजा आया। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे। नहीं, अच्छी फीलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। नहीं देखिए, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चल के आ रहा था तो मैंने सोचा ऐसा कि इतने भारतीय हैं हम लोग, कुछ छोटा चीज तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं अपनी तरफ से, अगर कुछ अगर धीरे धीरे करके सब लोग हेल्प कर दे तो अच्छा ही हो जाएगा। तो मेरे मन से निकली हुई बात थी। मैं एक्चुअली पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाया उस टाइम, आर्म्ड फोर्सेस एंड विक्टिम्स ऑफ पहलगाम बोलना था, बट उसमें सब इतना फटाफट चल रहा था कि उतने अफरा तफरी में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया मैं, बट वो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी भारत के धुरंधरों ने पाकिस्तान को धूल चटाई। एशिया कप में मिला हार का दर्द पाकिस्तान में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान के फैंस और खिलाड़ी कल रात से ही आंसू बहा रहे हैं। दुबई में टीम इंडिया ने पटका, पाकिस्तान को लगा झटका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर पिटा पाकिस्तान, शान से जीता हिंदुस्तान। सूर्य के शूरवीरों ने धोया, पाकिस्तान जमकर रोए। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की आंखें भर आई। भारत से मिली हार से छाती पीट रहे हैं पाकिस्तानी फैंस और खिलाड़ी। टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब 9वीं बार अपने नाम किया है। इस शानदार जीत पर बीसीसीआई की ओर से मैच का वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो की हर तस्वीर पाकिस्तान की पराजय और हिंदुस्तान की शौर्य गाथा की कहानी बता रही है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहले रणभूमि में धूल चटाई, इसके बाद अब रणभूमि में भी उसे करारी शिकस्त दी है। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को ये ऐसी मार है जिसे भूलना जिहादी मुल्क के लिए आसान नहीं होगा। भारत ने दुबई में हुए एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से पीट दिया। इस जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा। जानकारी दिल्ली से आ रही है। डीयू पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को धमकी मिली है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री को धमकी मिली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर रंगदारी मांगने की जानकारी है। और रौनक खत्री को लेकर जो जानकारी आ रही है वो है 5 करोड़ की रंगदारी उनसे मांगी गई है। और व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से ये मैसेज आया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से ये रंगदारी माने जाने की जानकारी मिल रही है। और ये व्हाट्सएप पर रौनक खत्री से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री से सोशल मीडिया ऐप के जरिए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। रौनक खत्री को धमकी देने के लिए कथित रूप से गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम लिया गया है। धमकी भरा संदेश एक विदेशी नंबर से भेजा गया। दिल्ली पुलिस के साइबर विंग और क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस के मुताबिक जांचकर्ताओं का पहला मकसद है ये पता लगाना। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कि धमकी वास्तव में रोहित गोदारा के किसी असली नेटवर्क की ओर से आई है या फिर किसी ने गोदारा के नाम का इस्तेमाल कर उगाही की कोशिश की है। कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI के सदस्य रौनक खत्री साल 2024-25 में डूसू के अध्यक्ष रहे हैं।
पूर्व अध्यक्ष के रूप में अभी भी वे दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने एक विदेशी ठग को गिरफ्तार किया है जिसने 100 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया। पुलिस के शिकंजे में आए इस ठग का नाम केसी डोमिनिक है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। फिलहाल ये दिल्ली के तिलक नगर में रहता था, लेकिन फोन पर खुद को यूके का कोरियन बिजनेसमैन बताकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। 29 साल के इस अभियुक्त ने हेलो टॉक ऐप पर डक यंग नाम से अपना एक फर्जी प्रोफाइल बनाया और महिलाओं के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। दोस्ती बढ़ाकर ये उनके साथ ठगी करने लगा। अब तक ये 100 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर दिल्ली पुलिस की शाहदरा साइबर टीम ने एक्शन लेते हुए इस ठग को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त ने महिलाओं से कहा कि वो कागजों में कमी की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर फंस गया है और उनसे मदद मांगी, जिसके बाद महिलाओं ने यूपीआई के जरिए उसे 48,500 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। बाद में और पैसे मांगे गए। जब महिलाओं ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने पैसे लौटाने से मना कर दिया और अपने सारे नंबर बंद कर दिए। साल 2019 में उसने आइवरी कोस्ट से पासपोर्ट बनवाया और भारत आ गया। वीजा खत्म होने के बाद भी वो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा था और पैसों की कमी की वजह से साइबर क्राइम में उतर गया। और पानीपत के प्राइवेट स्कूल में बच्चे के साथ हैवानियत के मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। अभियुक्त प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी कक्षा के बच्चों को सजा के नाम पर रस्सियों से बांधकर उल्टा लटका दिया गया। तस्वीरें पानीपत के एक प्राइवेट स्कूल की हैं, जहां बच्चे को यह सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि उसने स्कूल का काम नहीं किया था। स्कूल प्रिंसिपल ने सजा देने के लिए ड्राइवर को बुलाया, जिसने ऊपर कमरे में जाकर इस नन्हे बच्चे को पहले रस्सियों से बांधकर उल्टा लटकाया, फिर उसके साथ मारपीट की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अभियुक्त ड्राइवर और स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल का 2 और बच्चों के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिससे अभिभावक नाराज हैं। स्कूल की प्रिंसिपल को, ड्राइवर को मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी स्कूल बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर सज़ा, कठोर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक दुर्गा पंडाल में डांस कर रही महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ डांस कर रही थी और इसी दरमियान वो झांकी के सामने गिरी और दम तोड़ दिया उसने। ये पूरी घटना खरगोन जिले के भीकन गांव के पलासी गांव की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला नाचते हुए दिखाई दे रही है। महिला की उम्र महज 19 साल थी और 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आई लव मोहम्मद विवाद पर सड़क जाम करने की कोशिश कर रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ दिया। देखिए लेटेस्ट अपडेट। सड़क पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तस्वीरें अहिल्यानगर में हुए हंगामे की हैं। पैगंबर के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इस बीच ट्रैफिक जाम कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया है, तो कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस वालों ने बुरी तरह पीटा। अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, क्या उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बरेली में तौकीर रजा पर दर्ज एफआईआर से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तौकीर ने कहा था आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, ये बात एफआईआर में दर्ज की गई है। पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े तो करेंगे, एफआईआर में यह आरोप भी लगा है। बरेली के मुस्लिमों को अपनी ताकत दिखानी है, भड़काऊ नारे लगवाए गए जिससे भीड़ उग्र हो गई। पुलिस की हत्या के लिए अवैध हथियारों से फायरिंग भी हुई, ये एफआईआर में दर्ज किया गया है। यूपी के बरेली में हुई हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मौलाना तौकीर रजा को एफआईआर में पहला अभियुक्त बनाया गया है। एफआईआर के आरोप के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा ने बरेली शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। एफआईआर में बरेली हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत की गई कार्रवाई कहा गया।
उन्होंने लोगों को भड़काते हुए कहा कि अगर पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े तो करेंगे, लेकिन बरेली के मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ नारे लगवाए, जिससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस की हत्या के लिए अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। भीड़ ने पुलिस वालों के डंडे छीने और हमला किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के बैच भी नोचे गए। कांच की बोतलों से, पेट्रोल बम और धारदार हथियारों से पुलिस पर हमला किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा और आईएमसी के पदाधिकारियों ने सोच समझकर पहले से ही प्लान बनाकर साजिश के तहत जानबूझकर घटना को अंजाम दिलाया। हिंसा के बाद पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए, जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था। मौलाना के अलावा 24 और लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। आई लव मोहम्मद कैंपेन के बाद अब यूपी की सियासत में होर्डिंग वॉर चल रही है। पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के होर्डिंग सामने आए, अब कांग्रेस का आई लव संविधान वाला होर्डिंग चर्चाओं में है, सुर्खियां बटोर रहा है। लखनऊ से इसी पर अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के बाद अब हम लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के पास आ गए हैं और कांग्रेस कार्यालय का ये गेट आप देखेंगे और उसके बाद यहाँ भी एक होर्डिंग लगाया गया है आई लव के स्लोगन के साथ, और सामने वो देखिए ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी की तस्वीर है इसमें, और राहुल गांधी अक्सर जिस एक चीज़ के साथ आजकल दिखते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कॉपी, और वही तस्वीर इस होर्डिंग में भी लगाई गई है, उसका इस्तेमाल किया गया है। एक कार्यकर्ता के द्वारा ये होर्डिंग लगाया गया है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन सबसे बोल्ड में जो लिखा हुआ है वो है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्लोगन ट्रेंडिंग में है, चाहे वो धार्मिक प्रेम का इजहार हो या फिर अब वो राजनीतिक प्रेम के इजहार में भी बहुत हद तक इस्तेमाल होने लग गया है, क्योंकि मामला ट्रेंडिंग है। राजस्थान के बीकानेर में नकली खाद फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां से हजारों खाद के नकली बैग बरामद हुए हैं। तस्वीरें बीकानेर के गंगपुर इलाके की हैं, जहां पर नकली खाद की इस फैक्ट्री का पता चला। अवैध खाद फैक्ट्री पर जिस वक्त रेड डाली गई, उस वक्त कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर मौजूद थे। मंत्री जी ने गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत एक्शन लेते हुए रेड के आदेश दिए, जिसके बाद इस फैक्ट्री पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस फैक्ट्री से 24,000 बैग नकली डीएपी खाद, बीज और कच्चा माल जब्त हुआ। मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर केमिकल मिलाकर खाद बनाई जा रही थी, जिससे किसानों की जमीन बंजर हो रही थी। लंबे समय से प्रशासन को इस तरह से नकली खाद बनाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर हम लगातार एक्शन ले रहे हैं। ये डीएपी बड़ी महंगी दे रहे हैं और ये किसान के खेत को बर्बाद करने वाली है। इसमें कुछ केमिकल भी हल्का फुल्का डालते हैं जो उसको खेती को बंजर कर देता है, उर्वरक क्षमता खत्म करता है। इसलिए बड़ा सोच समझ के किसान ढंग से देख के ये डीएपी खरीदे। यूपी के गोरखपुर में केमिकल लगे आलू जब्त किए गए हैं, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। पिछले 6 महीनों से ये लाल और चमकदार दिखने वाले आलू बाजार में तेजी के साथ बिक रहा है। सामान्य आलू से इसकी कीमत भी 8 से 10 रुपए ज्यादा है, लेकिन लोग इसे नया आलू समझकर महंगे दाम पर भी खरीद रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि ये आलू उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि आलू लादने वाले कई मजदूरों को स्किन डिजीज हो गई है, और इसी कड़ी में गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने महेवा मंडी पर रेड की, जो 2 ट्रकों में लदा हुआ था। यह आलू तमिलनाडु के वेल्लोर और यूपी के फर्रुखाबाद से मंगवाया गया था और साथ ही इनकी ऑनलाइन बिक्री की जाती थी। नवरात्र का पर्व होने की वजह से आलू की खपत भी ज्यादा है। ऐसे में ये पता चलना जरूरी है कि क्या वाकई इन आलूओं का सेवन करना खतरनाक है। देखिए, इसमें काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि मंडी से जो है रंगीन आलू जो है जगह जगह जा रहा है, तो उस पर जो है शासन ने संज्ञान लिया है और पूरे प्रदेश में इस पर अभियान चलाया जा रहा है। हर मंडी में जो है इस पर छापेमारी हो रही है और इसी क्रम में यहाँ पे भी हुआ है। और अहमदाबाद में होर्डिंग लगाते वक्त 7वीं मंजिल से 10 मजदूर नीचे आ गिरे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 मजदूरों की हालत गंभीर है। पूरी अपडेट देखिए। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। होर्डिंग लगाते वक्त 10 मजदूर 7वीं मंजिल से नीचे आ गिरे। इस हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है, तो कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। वीडियो अहमदाबाद के साउथ बोपल इलाके का है। इस हादसे ने बिल्डिंग सुरक्षा और होर्डिंग लगाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
विश्व कुंज अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर एक ज्वेलर्स का बड़ा होर्डिंग लगाया जा रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से होर्डिंग का स्ट्रक्चर नीचे आ गिरा। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब 7वीं मंजिल से होर्डिंग नीचे गिरा तो बिजली के खंभे से टकराया। इससे जोरदार धमाका हुआ और तार टूटकर नीचे आ गिरे। नीचे खड़ी एक कार पर भी मलबा गिरा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक मजदूर होर्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ सीधा नीचे गिरता है। इसके बाद अन्य लोग भी वहां पहुंचते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में लद्दाख से सांसद मोहम्मद हनीफ ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने मांग की है कि हिंसा के मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। लद्दाख में ज़ंजी को लेकर जिस तरीके से बातें हुई और जो प्रोटेस्ट हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। पहली बार वहाँ के सांसद दिल्ली आए हैं इस घटना के बाद। बात करते हैं सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में वहाँ की स्थिति क्या है? अभी अंडर कंट्रोल है। 24 तारीख की शाम से ही वहाँ पे कंट्रोल किया गया था, लेकिन सदमे में हैं लोग, टेंस है, आक्रोश भी है। जिस तरीके से 4 लोगों की वहाँ पे जाने चले गए, उनको ओपन फायर उन पे चलाया गया, उस चीज़ से लोग नाराज़ भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि सब का ये डिमांड है कि एक तो इसमें किसी का कुछ लगता है तो उसको ये मिलना चाहिए, और दूसरा जिस तरीके से वहाँ फायरिंग किया गया उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमने ये डिमांड किया है, हर किसी ने, वहाँ के चाहे बीजेपी की लीडरशिप हो, चाहे एपेक्स केडे के, हर किसी ने एक डिमांड किया है कि एक जुडिशरी जो है इंक्वायरी इस पर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर, ताकि इस तरह की गलतियाँ जो है वो ना हो। और प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी बर्खास्त करने की मांग की है, तो प्रशांत किशोर के आरोपों का सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। अरे सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें उचित फोरम पर होती है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। और बड़ी खबर है, भारत भूटान रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। आसाम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक रेल लाइन बनेगी। 69 किलोमीटर की रेल लाइन पर 3,546 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल के बानरहाट से भूटान के समत्से तक भी रेल लाइन बनाई जाएगी। बंगाल के बानरहाट से भूटान के समत्से तक 20 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर 577 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 4 साल में भारत भूटान रेल परियोजना पूरी की जाएगी। Project is basically connecting two very important cities of Bhutan. One is Galefu. This is being developed as a mindfulness city, and second is Samse, which is an industrial city. The two projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees. The total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. As Foreign Secretary very nicely explained, India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow
and for the people to have better ways of access to the global network. दिल्ली बीजेपी को आज नया और आधुनिक प्रदेश कार्यालय मिला है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने नए भवन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। भारत मां की प्रतिमा पर फूल अर्पित किया गया और उसके साथ ही शुभारंभ हुआ है इस नए कार्यालय का। दिल्ली बीजेपी को आज से ये आधुनिक प्रदेश कार्यालय मिला है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये नया भवन बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई और साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो नए जोशो खरोश में इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर नजर आ रहे थे। तो देखिए, तमाम जो सांसद हैं दिल्ली के वो भी आपको पीछे कतार में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये नजर आता है कि दिल्ली को एक नया कार्यालय मिला है। उम्मीदें इस कार्यालय के साथ ये है कि एक नई रफ्तार और दिल्ली के तरक्की में इस कार्यालय के जरिए जुड़ेगी। महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश के चलते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि कई पुल बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। ठाणे जिले की कई तालुकाओं में 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में हालात बिगड़ना लाजमी थे। मूसलाधार बारिश से पूरा जिला पानी पानी हो गया। ठाणे के शाहपुर और भिवंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शाहपुरा तालुका में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि यहां बादल फटने जैसे हालात बन गए। सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा। लगातार बारिश की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई। भिवंडी के कई निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग से हालात खराब हो गए। सड़कों पर पानी भर गया। यहाँ घरों के अंदर भी पानी घुसने लगा। सड़कों पर ऐसे हालात बन गए कि इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। पानी निकासी नहीं हो पाने से लोग इसी जल जमाव के बीच आवाजाही करते दिखे। आज भी ठाणे में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से ठाणे जिले के नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी चपेट में आकर कई पुल बह चुके हैं। सैकड़ों गाँव का संपर्क आपस में टूट चुका है। मुख्यमंत्री ने इन हालातों में लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बारिश का ये दौर जारी रहा तो हालात और बिगड़ना तय है। और मुंबई से सटे जिले पालघर के वसई विरार में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में जल जमाव होने से जनजीवन बेहाल। वीडियो महाराष्ट्र के पालघर जिले का है, जहां पिछले 2 दिन से ज्यादा समय से हो रही बारिश ने कई इलाकों में हाहाकार मचा दिया। वसई विरार शहर के निचले इलाकों में जल जमाव जैसे हालात हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रास्ते समंदर में तब्दील हैं। सड़क पर करीब 4 फीट तक पानी भरा है। रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कई रास्तों पर पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई कॉलोनियों में घरों और दुकानों के सामने पानी भरा दिख रहा है। रास्तों पर जल जमाव से वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। कई इलाकों में तो पानी के साथ कचरे का भी ढेर लगा दिखा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल निकासी की सही व्यवस्था सही से न होने के कारण ये हालात बने हैं। विरार पूर्व पश्चिम फूलपाड़ा, मनवेलपाड़ा, नालासोपारा, गालानगर और आचोले गांव जल जमाव से पूरी तरह से प्रभावित हैं, जबकि वसई के राजीवली और मधुबन टाउनशिप में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से मराठवाड़ा में सबसे खराब हालात हैं। पुणे में भीमा नदी की चपेट में आकर एक कार बह गई है। रेस्क्यू की ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है, जहां भीमा नदी में एक कार बह गई। खेड़ तालुका में हुए हादसे के बाद एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर से खींचकर कार को नदी के बाहर निकाला जा सका। कार से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। माना जा रहा है कि दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं उसका साथी लापता हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। खेड़ तालुका की ज्यादातर इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। बांध से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से मराठवाड़ा में सबसे खराब हालात हैं। नासिक जिले में भी बारिश ने तबाही मचाई है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। 30 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। हालातों को देखते हुए राज्य प्रशासन को 30 सितंबर तक हाई अलर्ट पर रखा गया है।
भारतीय सेना ने नारायणगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आज वायु समन्वय अभ्यास का सफल समापन किया। अभ्यास में द्विपक्षीय अनमैन्ड एरियल सिस्टम और काउंटर यूएएस ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। इंडियन आर्मी ने हरियाणा के अंबाला के नारायणगढ़ स्थित फायरिंग रेंज में आज अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान काल्पनिक लक्ष्यों पर आत्मघाती ड्रोनों से हमला किया गया। ड्रिल का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित खतरों का समय रहते मुकाबले के लिए नई तकनीकों का परीक्षण करना था। भारतीय सेना के द्वारा आज नारायणगढ़ फायरिंग रेंज में सेना ने ड्रोन अभ्यास के जरिए अपने मानव रहित विमानों की ताकत दिखाई। अभ्यास में द्विपक्षीय यूएएस और काउंटर यूएएस ड्रिल का प्रदर्शन किया गया, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर उभरते खतरों के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयार किया गया है। इस दौरान काल्पनिक लक्ष्यों पर आत्मघाती ड्रोनों से हमला किया गया। इसके बाद सर्विलांस ड्रोनों से अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान सेना ने साफ संदेश दिया कि युद्ध की स्थिति में ड्रोन का अधिक प्रयोग होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना आधुनिक उपकरणों से नजर रख रही थी। उत्तराखंड में सरकार चली गरीब के द्वार शिविर शुरू किए गए हैं। इस अभियान के तहत घर घर जाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। सरकार चली गरीब के द्वार की गाड़ियां चल पड़ी हैं। इन गाड़ियों को आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यानी अब लोगों की समस्याओं का समाधान उनके गांव, मोहल्ले और घर पर ही होगा। समस्याओं के समाधान के लिए धामी सरकार ने आज से भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर शुरू किए हैं। इस अभियान के जरिए समाज कल्याण समेत तमाम विभागों के अधिकारी घर घर जाकर लोगों की हर छोटी बड़ी समस्या का मौके पर ही निदान करेंगे। अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। इस अभियान से उत्तराखंड में गरीब तबके को सबसे ज्यादा राहत और सहायता मिलेगी। टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देश विदेश के 250 से ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। तो दिल्ली का सबसे बड़ा पूजा पंडाल भी बेहद खास है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम में एंट्री फ्री है। टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। आज उत्सव में खास रंग और शानदार रौनक दिख रही है। आज पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह 10 बजे नव पत्रिका प्रवेश हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा, चक्षुदान आरती और चंडी पाठ जैसे अनुष्ठान भी किए गए। मां दुर्गा की आराधना और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी के लिए देश भर के दिग्गज हस्तियां पहुंच रही हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने इस भव्य और शानदार आयोजन की तारीफ की। धर्म के साथ देश भर की सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव को केंद्रीय मंत्री ने खास बताया। वहीं इस फेस्टिवल में आज शाम 7 बजे से साहिल गुलाटी अपनी शानदार परफॉर्मेंस देंगे। आज के इस फेस्ट में डांडिया नाइट्स भी होस्ट की जाएगी। टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में संस्कृति से लेकर एंटरटेनमेंट का शानदार एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल को सियासी रंग देने पर विवाद हो गया है। देखिए संवाददाता रविशंकर दत्ता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हीरक रानी है जो हिजाब पहना हुआ है, जिसका सर, हाथ, पांव सब तोड़ा गया। हमने एक स्टोरी दिखाया है। हीरक रानी का जो देश है उसमें हीरक रानी जो है, जो चुनाव आता है वो अपना जो कैडर लोग है उसको बम और पिस्तौल सप्लाई करता है ताकि आदमी लोगों का खून कर सके और दहशत हो, देश में दहशत फैलाया जा सकता है। यही थीम अपने बनाया है हुआ है कि क्यों टूटा हुआ है? देखिए पब्लिक जो है 2026 में उसका तोड़ा हुआ पाँव का जो खेल है वो इस रस्सी से ख़त्म कर देगा। और उसका जो राज्यसभा है, देखिए शिक्षा मंत्री जेल में है, खाद्य मंत्री बेल में है और जो रानी है वो सिंहासन में है, जिसका हाथ में बम और पिस्तौल है, जो अपने कैडर लोगों को इलेक्शन में देते हैं संतरास करने के लिए। एक स्टोरी हमने दिखाया है
जनता बहुत समझदार है, सब कुछ समझता है। बड़ी खबर इस वक्त TV9 से बोले चैतन्यानंद की पीड़िता छात्र, मुझ पर बाबा की बुरी नजर थी, परिवार को लेकर धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने कहा डिग्री पूरी नहीं करने की भी धमकी देते थे। लाइब्रेरी सेक्शन में 2 डिग्री में सजा देते थे। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना लेट में उनके साथ इतना कुछ हो रहा है, बट आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि उनके साथ ये हो रहा है। ये हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही। आई मीन इतने सारे विक्टिम्स तो नहीं होते जिनको आज के डेट पे मेरी तरफ कॉल पे आना पड़ा। सो मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ। आई मीन दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ। एंड मेरे साथ का जो इंसिडेंट रहा है इसके बारे में जो भी मुझसे बात की गई है, ये डायरेक्टली तो स्टार्टिंग के फेज में नहीं की गई थी। इनके थ्रू ही मुझे बताया गया था कि स्वामी जी आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड आपके साथ जो भी प्रॉब्लम, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी आपकी फैमिली को लेके वो ऑलमोस्ट एक बार में खत्म हो सकती है अगर आप थोड़ा सा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, नेगोशिएट कर लो, तो आपकी लाइफ सेट है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ। तो इन चीजों पर मेरी बात तो कभी उनके साथ बनी नहीं। हाउएवर उनके साथ हर बार मेरी साथ कोई ना कोई पंगा रहा है कि मैं अफोर्ड करते थे, मैं नहीं हूँ टेस्ट की, पर स्टिल उन्होंने मुझे कन्विंस करने का कोई ऐसा एक मौका नहीं छोड़ा कि वहाँ मुझे कन्विंस नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगह जहाँ मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, तब भी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, एक दिन का ट्रीटमेंट करवाया था, जो कुछ भी नहीं था। मुझे बोलने पर उन्होंने ये बोला कि मैं आपका इतना ख्याल रख रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा ख्याल रखिए। सेवा, संस्कार और सुख दुख के साथी होने का है। पहले जनसंघ के रूप में और फिर भाजपा के रूप में हमारी पार्टी दिल्ली के दिल से, दिल्ली के हितों से जुड़ी रही है। जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने दिल्ली के लोगों की हर तरह से सेवा की। बंटवारे के बाद दिल्ली आए पीड़ितों के लिए जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पुनर्वास की व्यवस्थाएं बनाई।